नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब इस वैश्विक महामारी से पूरे आत्मबल के साथ जूझने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं एक किस्म से बहुत संकोच के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। महाराष्ट्र इकाई जो है पिछड़ा शोषित संगठन का, उसके सदर ने आग्रह किया था कि मैं आपके बीच आज मंडल कमीशन और जातिवार जनगणना पर 2-4 बातें करूं। दरअसल हमारा देश विविधता और बहुलता का देश तो है, लेकिन इसकी सामाजिक संरचना में गैर बराबरी कहीं गहरे धंसी हुई है और अलग अलग कालखंड में जस्टिस के लिए हर फ्रंट पर, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, लोगों ने संघर्ष किया है अपने अपने तरीके से। आजादी के बाद जब इस देश ने एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट रिटर्न बनाकर और उस विधान के मुताबिक देश को चलाने का फैसला करते हैं, तो उस संविधान ने समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उसी इज्जत, आबरू, अस्मिता, गरिमा और प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का हक देता है। राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। हजारों बरस से जो 1/4 आबादी इस देश की रही है, उसको हमने अछूत बनाकर रखा और श्रम का विभाजन जो है कुछ इस तरह से किया हमने कि जो जाति का खांचा है उससे कभी कोई निकल ही नहीं पाएगा। और हेजेमनी का जो बेसिस है दुनिया में कहीं भी, वो सैडिज्म रहा है, पर पीड़न रहा है, और उसमें जो आनंद लेने का एक रोग है। वर्चस्वशाली शक्तियां यथास्थिति बनाए रखना चाहती थी और उसमें कोई भी अपने पुश्तैनी जमीन जायदाद को छोड़ने के लिए, भूमिहीनों के बीच बांटने के लिए तैयार नहीं था। तो इस देश में आजादी के साथ जो सबसे हसीन घटना आधुनिक भारत के इतिहास में दर्ज हुई, वो था संविधान का निर्माण, उसका अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित होना। आजादी के साथ ही जो पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन हुआ था, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, वो दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर की अगुवाई में हुआ था। और जब आप देखेंगे उसकी कुछ सिफारिशें मैं रखना चाहता हूं, वो अपनी नेचर में इतने प्रोग्रेसिव नजर आते हैं कि एक तो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन था कि 1961 की जो जनगणना होगी, जो हर 10 साल में होती है, वह जातिवार होगी, जो 1931 के बाद कभी हुई नहीं इस देश में। दूसरा कि संपूर्ण स्त्री वर्ग को
एक तरह से पिछड़ा मानते हुए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह में 70% रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी। इस 70% में सभी आ जाएंगे, स्त्रियां भी होंगी, दलित होंगे, पिछड़े होंगे, आदिवासी होंगे, और सभी सरकारी और जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें फर्स्ट क्लास में 25%, सेकेंड क्लास की जो नौकरियां हैं उसमें 33.33%, जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियां हैं उसमें 40% आरक्षण का एक तरह से और जो 29 जनवरी 1953 को कमेटी गठित होती है, 30 मार्च 1955 को रिपोर्ट सौंपती है। यह दुनिया की ऐसी अनोखी रिपोर्ट है कि इस रिपोर्ट को बनाने वाले ने ही आखिर में एक नोट लिख दिया कि इसको फिलहाल नहीं लागू किया जाए, क्योंकि इसको लागू करने से सामाजिक विद्वेष बढ़ेगा। अब हम सब लोग जो इतने दिनों से अपने समाज को, अपने देश को और दुनिया के अंदर अलग अलग अत्याचार के खिलाफ चल रहे संघर्षों पर नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें लगता है कि मानव का स्वभाव ही है कि अपने से जो कमज़ोर हैं उनको और दबा के रखो, और यह मानव धर्म के खिलाफ है। तो जो ठंडे बस्ते में डाल दी गई रिपोर्ट, उसको जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का केंद्र में गठन हुआ, जनता सरकार का, जनता पार्टी की सरकार का, तो फिर से इस बात को लोगों के सामने लाया गया। चुनाव में भी लोग इस पर जोर देते थे। तो उस वक्त कई ऐसे नेता थे सोशलिस्ट धड़े के जो कहते थे कि कालेलकर रिपोर्ट की ही सिफारिशों को लागू कर दिया जाए, अब और ज़्यादा इसमें देर करना ठीक नहीं होगा। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 340 है, वो जो है पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी के लिए भी प्रावधान रखता है, लेकिन वो बात बनी नहीं। और उसके बाद ये तय हुआ कि भाई वो आंकड़े पुराने हैं और आबादी बदल गई है, तो नए सिरे से एक सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में, 6 सदस्यीय आयोग। और सरकार चली गई, रिपोर्ट तब तक फाइनल नहीं हुई, दूसरी सरकार आ गई और फिर से एक बार मंडल कमीशन को लेकर जो बहस पूरे देश में छिड़ी, उस पर कोई ठोस काम नहीं हो पाए। लेकिन धन्यवाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का, कि उसके मैनिफेस्टो में था कि हम सरकार में आएंगे, सत्ता में, तो हम इसको लागू करेंगे। और कई सिफारिशें उसकी, जिस मंडल कमीशन को सिर्फ रिजर्वेशन के दायरे में महदूद करके देखा जाता है, वह दरअसल सामाजिक आर्थिक बदलाव का एक मुकम्मल दर्शन हमारे सामने पेश करता है। उस मंडल कमीशन के एक छोटे से हिस्से को लागू किया जा सका और केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था हुई। कई बाधाओं को पार करते हुए
7 अगस्त 1990 को इसकी घोषणा हुई और क्रीमी लेयर का एक बखेड़ा लाद दिया गया। उस वक्त लालू प्रसाद जी ने राम जेठमलानी को वकील किया कि आप इसको डिफेंड कीजिए। उधर केंद्र में मंत्री थे शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी। ये सारे लोग अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे थे कि यह कहीं मामला कोर्ट में अटके नहीं। और 9 जजेस की बेंच जो है उसने नरसिम्हा राव द्वारा जो 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर गरीब लोगों के लिए, जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं उनके लिए व्यवस्था रखी, उसको भी सिरे से खारिज कर दिया कि पिछड़ेपन का पैमाना आर्थिक नहीं हो सकता। यह सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई है। उसी तरह से जैसे दलितों के लिए अनटचेबिलिटी आधार थी, डिस्क्रिमिनेशन, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, ट्राइबल लोगों के लिए हिस्टोरिकल एलियनेशन कि अलग थलग कर दिया गया समाज से, उनकी अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन अपने हिसाब से, तो इसलिए उनको सिस्टम में जगह मिले। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने प्रोविजंस किए। लेकिन जब आप नज़र दौड़ाएंगे उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर, जिसमें 3743 जातियों को एक जमात के रूप में पेश किया गया, तो उसके जो कुछ प्रावधान हैं वो मैं आपके सामने रखूं। एक तो पिछड़ों को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण ये लागू हो गया। एक यूपीए 1 के दौरान जो अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी 27% रिजर्वेशन को लागू किया। प्रोन्नति में पिछड़ों को आरक्षण मिले। पिछड़ों का कोटा न भरने पर 3 साल तक उन पदों को खाली रखने की संस्तुति। एससी एसटी की तरह ही आयु सीमा में ओबीसी को छूट देना। एससी एसटी की तरह ही पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए संबंधित पदाधिकारियों द्वारा रोस्टर प्रणाली अपनाने का प्रावधान। एक रिकमेंडेशन था वित्तीय सहायता प्राप्त जो निजी क्षेत्र में संस्थान है, उसमें पिछड़ों का आरक्षण बाध्यकारी बनाने की सिफारिश। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आरक्षण लागू करने की सिफारिश, जो कि हुआ। पिछड़े वर्ग को फीस राहत, छात्रवृत्ति, छात्रावास, मुफ्त भोजन, किताब, कपड़ा उपलब्ध कराने की सिफारिश। वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की सिफारिश। पिछड़े वर्ग के छात्रों को विशेष कोचिंग का इंतजाम करने की सिफारिश। पिछड़ों की तरक्की के लिए पिछड़ा वर्ग विकास निगम बनाने की सिफारिश। और राज्य व केंद्र स्तर पर पिछड़ा वर्ग का अलग मंत्रालय बनाने की सिफारिश और पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की सिफारिश। ये कुछ रिकमेंडेशंस थे जिनमें अधिकांश अभी भी बाट जोड़ रहे हैं कि उसको किसी तरह लागू किया जाए। और नेशन बिल्डिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है मंडल कमीशन। लेकिन आज मुल्क में न्याय पर आस्था भारी है। किसी भी चीज़ को लॉजिकली नहीं देखा जाएगा। आप कुछ बोलेंगे तो आपको जातिवादी करार दे दिया जाएगा। और एक बड़ा ही गढ़ा हुआ टर्म है क्वालिटेटिव डिक्लाइन, कि रिजर्वेशन के चलते गुणात्मक ह्रास हुआ है, जातिवाद बढ़ गया है। तो जाति बनाई किसने?
हम तो चाहते हैं कि जाति का समूल नाश हो, कोई भेद ना हो मानव मानव के बीच में, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। अब कालेलकर ने भी 61 की जनगणना जातिवार कराने की बात की थी, ताकि कौन लोग अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, कौन लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, उनका एक साइंटिफिक डेटा हमारे सामने आ सके, ताकि पॉलिसी मेकिंग में सुविधा हो सरकार को कि जो लोग बहुत पिछड़ रहे हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम क्या क्या योजनाएं बना सकते हैं। शुरू से एम्प्लॉयमेंट के लिए, गरीबी दूर करने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं, जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा, मुद्रा योजना, पता नहीं कौन कौन योजना। आप रिजर्वेशन को इस तरह से ना बना दें कि वो निष्प्रभावी हो जाए। अब ये सरकार जो 10% रिजर्वेशन लेकर आई, गरीबों से विरोध किसका हो सकता है? लेकिन ये 8 लाख वाले गरीब, और आप कट ऑफ देख लेंगे तो ओबीसी का कट ऑफ जो होगा उससे भी कम कट ऑफ रहता है इनका, और वो सारे तर्क धराशायी हो जाते, कन्वीनियंटली लॉजिक गढ़ते हैं। हैरत होती है कभी कभी कि इस देश में आज तक माता प्रसाद जो भंगी समाज से आते थे, वो एकमात्र दलित होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हुए। उनके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी की तो बात ही भूल जाइए। और जब आप नजर दौड़ाएंगे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं 43, उसमें 6-6-36 496 विश्वविद्यालयों का, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो आपको नहीं मिलेगा। जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 6 दलित, 6 आदिवासी, और बाकी जितने भी बच गए वो सब के सब एक खास वर्ग से। तो क्या इन लोगों को संस्थान को चलाने के लिए जो अपेक्षित विजडम चाहिए, दूरदर्शिता चाहिए, वो इनके अंदर नहीं है? तो फिर आखिर हम करें क्या? पहले आरक्षण का मान अगर 100% होता था, अपनी राजनीति करने के लिए भी, लोगों के बीच मुद्दा बनाने के लिए, वह मान अब घटकर 50, 55, 60 पर लुढ़क गया है। और बहुत लोगों को यह लगने लगा है कि अब रिजर्वेशन वगैरह जो है घिसी पीटी बात हो गई है, अब इस पर बात करने का क्या मतलब। लेकिन जिस देश में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं हो, जहां रोज दलित हितों का संस्थानों के अंदर हनन होता हो, जहां आज भी अगर एससी एसटी के लिए जो एक्ट है एट्रोसिटीज से प्रिवेंशन के लिए, वो ना रहे तो क्या क्या ना करे लोग। तो इसलिए संवैधानिक गरिमा और मर्यादा के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रिजर्वेशन है, उसको बचाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें पीजी लेवल पर रिजर्वेशन दिया जब मुलायम सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे, और ये अजय सिंह बिष्ट ने सरकार में आने के साथ उस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। जो लड़कियां हैं हमारे समाज की, उनके लिए आवासीय स्कूल हर कमिश्नरी में एक हो, पिछड़ी अति पिछड़ी लड़कियों के लिए, ओबीसी और ईबीसी समाज की लड़कियों के लिए। ये राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री बनी तो हर कमिश्नरी में एक एक स्कूल खोलने का काम किया। अब उसकी संख्या बढ़कर शायद 12 हो गई है।
तो ये जो सामाजिक बदलाव के लिए प्रयास हैं और राजनीतिक बदलाव के लिए, दोनों साथ साथ चलने चाहिए, दोनों का अपना महत्व है। परेशानी तब होती है जब हम शासन सत्ता में आते हैं तो हमारे अपने मानक, हमारे अपने पैमाने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए नहीं बनाते। हम हमेशा एक किस्म की फियर साइकोसिस में रहते हैं कि कहीं हम जातिवादी न ठहरा दिए जाएं। अब देखिए कि यूपीए की सरकार में जो नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बने उसमें 12 से ज्यादा वाइस चांसलर धुर दक्षिणपंथी सोच के लोगों को बना दिया गया। इसका मतलब है कि हमने यूनिवर्सिटीज वगैरह के मामलात को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है और इंस्टीट्यूशन को एक एक करके दरकाना शुरू किया। हमारी दिलचस्पी नहीं रह गई उसको बचा के रखने में। आज जब चारों तरफ से पूंजी का दबाव है, कोई भी आके हमको धकिया के चला जाता है, अमेरिका आंख दिखाता, वैसे में बगैर इगैलिटेरियन सोसाइटी को एस्टेब्लिश किए हुए अगर हम यह मान के चलते हैं कि हम इस देश की इंटेग्रिटी को बचा लेंगे, सॉवरेंटी को बचा लेंगे, यूनिटी को बचा लेंगे, तो हम बहुत बड़े भ्रम में हैं। अगर हमारे समाज के अंदर हर तबके के लोग आगे न बढ़ पाएं तो यह देश तरक्की नहीं करेगा। विकास कुछ लोगों के लिए, सबके लिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में बीपी मंडल जी ने आरंभ में ही लिखा कि इक्वालिटी एग्जिस्ट्स ओनली अमंगस्ट इक्वल्स, टू इक्वेट अनइक्वल्स इज टू परपिचुएट इनइक्वालिटी। बराबरी सिर्फ बराबरों के बीच पाई जाती है, गैर बराबर लोगों के बीच 2018 में 62 इंस्टीट्यूशन को ऑटोनोमस किया और फंड जनरेट खुद कीजिए। तो जब इन वर्गों के बच्चे संस्थानों को ही एक तरह से खत्म करने की साजिश रची जाने लगी और जो आपस में एक ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ना शुरू हुआ, इसने हमारे नॉलेज सिस्टम को और कमजोर किया। दोस्तों, अगर हम जातिवार जनगणना के पूरे मामले को गंभीरता से देखें तो 1948 में एक जनगणना कानून आया और उसी के दायरे में, उसी के मुताबिक भारत सरकार का जो जनगणना आयोग है वह जातिवार जनगणना करे, इसके लिए एक प्रयास यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में हुआ था और एच.डी. देवगौड़ा ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कमिट किया था कि हम 2001 की जनगणना जातिवार कराएंगे। लेकिन वो सरकार चली नहीं, बीच में ही लुढ़क गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और फिर उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। फिर मनमोहन सिंह जी ने यूपीए 2 के दौरान इस बात को कमिट किया पार्लियामेंट के अंदर कि 2011 की जनगणना होगी जातिवार, लेकिन वहां भी अड़ंगा लगा दिया गया और जिस पर 4,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ उसमें 2 लाख से ज्यादा त्रुटियां और 4 खंड में उसको टुकड़ों में बांट दिया गया। एक अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करा रहा है, एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करा रहा है, चंद एनजीओज, और जो त्रुटिपूर्ण आंकड़े हैं उसको भी जारी नहीं किया। तो एक जो चूक हमारे धड़े के लीडर्स से भी होती रही है कि भाई जाति जनगणना के आंकड़े जारी करो। अरे भैया, जब हुई ही नहीं
मुकम्मल ढंग से सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, तो फिर आप क्यों ये मांग करते हैं? और जब आप यह मांग करते हैं तो किसी भी रोज आके आपके सामने वो फ्लॉज से भरे हुए आंकड़े पटक देगा, तो फिर हासिल क्या रहेगा उसका? इसलिए 2021 की जनगणना जातिवार हो सके, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। अब तो उसका भी मामला नजदीक आ रहा है, उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, उसकी अपनी पेचीदगियां हैं। लेकिन एक काम अच्छा किया तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के अंदर कि इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कराया कि नहीं, ये होना चाहिए। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जिस खतरे से हम लोग जूझ रहे हैं उसमें दो बातें हम ज़रूर याद रखें कि हमारे बीच कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता विशेषज्ञ के रूप में मौजूद रहते हैं, पार्टी के अंदर भी। जितने सोशलिस्ट पार्टीज हैं उसमें सेकुलरिज्म की बात होगी, लेकिन जाति के सवाल पर वो दाएं बाएं करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इस तरह के लोग आप देखेंगे कि लगभग हर धड़े में इस तरह की प्रजाति पाई जाती है। हमारे व्यवहार की राजनीति हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बीजेपी की सरकार भी क्यों ना आ जाए, ऐसे लोगों का काम कभी नहीं रुकता। लेकिन हमारे विचार की अगर सरकार आ जाएगी तो फिर परेशानी शुरू हो जाएगी। तो हमारी पार्टी की भी सरकार बने तो हमारे विचारों की बात वहां ना हो, इस कोशिश में रहते हैं, इस तरह से एजेंडा सेट करते हैं। इसका मतलब विचार के प्रति प्रतिबद्धता, विचार के प्रति ईमानदारी वाले लोग जब तक पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर डिसीजन मेकिंग में पुख्ता ढंग से इंटरवेन नहीं करेंगे तो सरकार बनने के बाद भी हमारे साथ शरारत हो जाती है। अब आप कभी ये सोच सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का विरोध हो गया, राम अवधेश सिंह जी वगैरह कुछ एमपीज थे उस वक्त, जनता पार्टी की सरकार थी, कि भाई ये क्या हो रहा है, अब क्यों नहीं कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। और उस वक्त भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की कुछ लोगों ने मांग रखी। और आज इस मोड़ पर जबकि भस्मासुर की तरह, सुरसा की तरह मुंह बाए हुए है, यह सरकार एक एक करके अपने एजेंडे को लागू करती जा रही है। उसको इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन को करना था, उसने कर दिया। उसको 370 को हटाना था, उसको हटा दिया। उसको राम मंदिर बनवाना था, बढ़ रही है उस पर। उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है और उस पर भी वो कुछ करेगी। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भावनाओं से, भावुकता से बहुत दिन तक सियासत की धारा को नहीं चलाया जा सकता। भावुकता विचलित करती है, विगलित करती है, समाधान नहीं देती है। और एक बात आप जान लीजिए कि आने वाली जो राजनीति है वो बहुत जटिलताओं से भरी है। ये हो से नहीं काम चलने वाला है। मैं समझता हूं कि इस देश में जितने भी नेशन बिल्डर्स थे उनका अपने अपने ढंग से समाज और मुल्क को गढ़ने में योगदान है। गांधी ने अगर हमें सत्य और अहिंसा के औजार दिए, इंसानियत का पाठ पढ़ाया, तो नेहरू जैसे लोग एक इमेजिनेशन के साथ संस्थानों का निर्माण कर रहे थे और उन्हीं संस्थानों की बुनियाद पर यह देश आज बहुत हद तक खड़ा है। मौलाना आजाद जहां जहालत को दूर करने के लिए यूजीसी से लेकर कई तरह की संस्थाओं को गढ़ने का काम कर रहे थे, तो डॉक्टर लोहिया इस देश में समाजवाद की धारा को गहरा जमाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। लिखने पढ़ने से लेकर सड़क पर संघर्ष करना, लोगों को मोबिलाइज करना,
उसके अंदर चेतना का प्रसार करना। तो वहीं जयप्रकाश नारायण व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे। सबको किसी न किसी बात के लिए याद किया जाएगा। आज मधुलिमय की 98वीं जयंती है। उनको संसदीय परंपरा और गरिमा का निर्वाह करने के लिए बिना कभी मंत्री हुए पार्लियामेंट्री डिबेट को एनरिच करने के लिए 6 साल का जब कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 1 साल बढ़ा के 6 साल कर दिया गया इंदिरा जी द्वारा, तो उससे रेजिग्नेशन देने के लिए, इन सब बातों के लिए उनको याद किया जाएगा। किशन पटनायक कालाहांडी के लोगों के लिए जो कुछ किया उन्होंने, और जिस तरह के मौलिक चिंतन से इस देश की समाजवादी धारा को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर हम वीपी सिंह की बात करेंगे तो 11 महीने की सरकार में एक बहुत दूरदर्शी फैसला लेने के लिए, कांशीराम जी की बात हम करें तो साइकिल से घूम घूम कर उत्तर भारत के इलाके में लोगों को जगाने के लिए, लालू प्रसाद जी की बात करेंगे तो इस देश की बुनियाद को हिलाने के लिए नफरत की आग बोने वाले आडवाणी जी को अरेस्ट करने के लिए, मुलायम सिंह जी की बात अगर हम करेंगे तो बाबरी ढाने जा रहे कार सेवकों पर गोलियां चलवाने के लिए, शरद यादव की बात करेंगे तो पहली बार के सांसद, नौजवान सांसद, इस देश में जयप्रकाश नारायण ने सबसे अपील किया था कि इंदिरा जी के इस कदम का विरोध करो, सब लोग इस्तीफा करो। नहीं किया किसी ने, मधुलिमय और शरद जी को छोड़कर। मंडल रथ निकालने के लिए इवन रामविलास पासवान जी आदि इधर से उधर हो गए, लेकिन उस वक्त जिस तरह की राजनीति चल रही थी उसमें अपने रीढ़ को ठीक ठाक रखा। उस बात के लिए सबको किसी न किसी बात के लिए याद किया जाएगा। गुजराल को गुजराल डॉक्ट्रिन देने के लिए, देवेगौड़ा को एक किसान के घर में पैदा होकर पंचायत प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक चीन के साथ बहुत खुददारी के साथ संबंध को ठीक ठाक रखने के लिए, इंदिरा जी को नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के लिए, प्रीवी पर्स खत्म किए जाने के लिए, बांग्ला मुक्ति संघर्ष संग्राम के लिए, राजीव जी को 21वीं सदी में इस देश को ले जाने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, शास्त्री को देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हरित क्रांति के लिए, और अंबेडकर, फूले, पेरियार, साहू जी महाराज को कैसे भूला जा सकता है। ये वो लोग थे जिन्होंने आत्मसम्मान के साथ हमको जीना सिखाया। फातिमा शेख, सावित्रीबाई, बाबू जगदेव, कर्पूरी जी, लेकिन हम एसएम जोशी को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने शरद जी से ये कहा मुंबई के एक हॉस्पिटल में कैंसर से जूझ रहे थे कि अरे शरद, मैं अब चैन से मर सकूंगा। मेरी हसरत थी कि मैं मंडल कमीशन को लागू होते हुए जीते जी देख पाऊं। ऐसे ऐसे लोग हमारे इसी समाज में हुए जिन्होंने हमें सहिष्णुता का संदेश दिया। जाति की बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे अंदर दमखम भरते रहे। एक अमेरिकी कवित्री हुई विलकॉक्स, उन्होंने कहा, इन इंडियाज लैंड वन लिसन्स अगास्ट टू द पीपल हु स्क्रीम एंड बाउल, फॉर ईच कास्ट किल्स एट ए लोअर कास्ट एंड ब्रिटिशर येल्स एट देम ऑल। हर जाति अपने से दुर्बलतर जाति पर धौंस जमाती है, और उन्हीं की सुनी जाती जो चीखते चिल्लाते हैं। और इन तमाम लोगों पर ब्रिटिशर्स लोग गेल करते हैं, उपहास करते हैं उनका। तो हमें बाहर का डोमिनेंस तो पसंद आता, लेकिन यहां का नहीं। यहां के लोग आपस में मिलजुल कर रहें,
सारे लोग आगे बढ़ें। वर्षों से जो हमने दबा के रखा है, किसी के पास हजार हजार बीघा जमीन आप देख लीजिए गांव देहात में जाकर, और किसी को अन्न उपजाने के लिए भी बटाईदारी करनी पड़ती, ठेके पर, अनाज नहीं। बुनियादी सवाल पर हमारा कोई ध्यान नहीं। ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। लालू जी ने इस अनुराधा प्रसाद को, जो रविशंकर जी की बहन है और एक चैनल चलाती हैं, राजीव शुक्ला जी की पत्नी, उनसे एक इंटरव्यू में कहा था 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त कि ये जो सांप्रदायिकता है इस देश का, वो दाद है, खुजली है, दिनाई है। लेकिन इस कोरोना के संकट काल में भी लोग बाज नहीं आ रहे। वो अपना एजेंडा चला रहे। आरएसएस लगा हुआ है इस देश को बांटने में। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इस तरह का बयान, इस तरह का जजमेंट आता है न्याय की पीठ से। एक सुई तो बनाया नहीं हमने, और हम इतने काबिल बने फिरते हैं। ज्ञान पर किसी का भी एकाधिकार नहीं हो सकता। यह बुद्ध का देश है, यह कबीर का देश है। मार्क्स कहते कहते चले गए और कबीर ने उसी बात को कितनी आसानी से लोगों को समझा दिया। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो ये कौन लोग हैं जो डिनाई करते हैं कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए? ये वो लोग हैं जिन्होंने हजारों बरस से इस देश की बहुत बड़ी आबादी को दबा के रखा, और जो लोग कराना चाहते हैं जातिवार जनगणना, वो लोग हैं जिनके पेट पर तो लात मारी ही गई, साथ साथ दिमाग पर भी लात मारी जाती रही। हमें कभी शिक्षा के दरवाजे तक पहुंचने ही नहीं दिया गया, हमारे पुरखों को। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम विंडिक्टिव होकर सोच रहे हैं। नफरत, हिकारत, घृणा, विद्वेष हमने लिख पढ़कर थोड़ी बहुत कमाने की कोशिश की है, वो भी मिट्टी में मिल जानी। हमारा किसी से विरोध मैंने नहीं। मधुली में ये हमारे नेता हुआ करते थे। पुलिस विद्रोह के नायक रामानंद तिवारी जी। और जैसे ही ये जातिवार जनगणना के आंकड़े आएंगे तो ये जो एक किस्म का बहुत ही फर्जी और चालबाजी से भरा हुआ डिस्कोर्स है कि ओबीसी ही ओबीसी के हक को खा रहा है, ये वहीं खत्म हो जाना है। भैया, जब 12% ही केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी का रिजर्वेशन आज भी फुलफिल हो पाया है, उसके लोग वहां आ पाए हैं जो मंडल लगने के पहले भी इतने ही थे, तो फिर कौन किसकी हकमारी कर गया? जबकि आरक्षण तो 27% है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि जाति टूटे, जमात जुड़े, जाति में आग लगे और आबादी के हिसाब से सबको उसका हक मिले। लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं होते। अति पिछड़ों, अब जैसे देखिए, ये सिर्फ सामाजिक प्रश्न नहीं है, यह बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्न है। यह सांस्कृतिक प्रश्न भी उतना ही है कि एक एक करके प्रतीकों को भुनाने की राजनीति और उसके कार्यकर्ता और संघ के प्रचारक और जगह जगह छोटे छोटे जिलों में आप देखेंगे बना रहा, और काम ठीक उसके उलट कर रहा। संविधान के प्रति जलाने मुर्दा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बहुत जिंदा दस्तावेज है, और उसको बाहर से कितना हम पिचका दे रहे हैं, ये बाबा साहब ने नहीं चाहता। हम अंदर से उसकी परिधि को कितना अपरिमित कर पाते हैं, कितना उसको और फैलाव दे पाते हैं, इसमें उसकी सार्थकता है। बिहार में तो जो कर्पूरी जी ने फॉर्मूला दिया
और कई बाध्यताएं भी थी उनकी। लालू प्रसाद जब सत्ता में आए तो उस अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 14% किया। राबड़ी जी सत्ता में आई तो बढ़ाकर 18% किया। और तेजस्वी जी ने 12 कहा है कि भाई जैसे ही हमारी सरकार बनती है हमारी पूरी कोशिश होगी, एक तो ये जातिवार जनगणना हो, आंकड़े आए और इसको बढ़ाकर आबादी के हिसाब से 40% किया जाए। लगातार हमारे हक हुकूक पर हमले हो रहे हैं। आप देखिएगा सेक्रेटरीज की लिस्ट भारत सरकार की, तो आपको लगेगा भाई ये क्या हो रहा है। नगण्य, इक्के दुक्के आदिवासी, ओबीसी वहां भी नगण्य। और जो लेटरल एंट्री के जरिए बहाली हुई है 9 ज्वाइंट सेक्रेटरी की, एक भी उसमें आपको दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं मिलेगा। जो रेलवे था उसको इस कदर प्राइवेटाइज किया है कि उसमें पहले तो यूनिवर्सिटी के टीचर्स पर हमला हुआ, विभागवार रोस्टर को लाद कर, बहुत लड़ झगड़ कर, संघर्ष करके लोगों ने सड़क पर उतरकर और संसद में भी हमारे नेताओं ने हमारे पक्ष में सरकार पर दबाव बनवाकर उसको रिस्टोर करवाया 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को, जो क्लबिंग ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को यूनिट मानकर, ताकि हमारे समाज के लोग वहां आ सकें। इन्होंने व्यवस्था तो ऐसी बनाई कि जब तक 4 एक साथ एक मुश्त बहाली नहीं होगी आ ही नहीं पाएगा, 7 नहीं होगा तो नहीं आ पाएगा, 14 नहीं होगा एक मुश्त बहाली तो नहीं आ पाएगा आदिवासी। 4 ओबीसी, 7 दलित, 14 आदिवासी के लिए ये रखा उन लोगों ने। तो ये साजिश का पर्दाफाश होना और फिर उसमें लड़ना, अब आदमी क्या क्या करे। एक रिजर्वेशन का इतना पोस्टमार्टम हुआ है इस देश में कि वो तो हमारे लोग थे, हमारे नेता थे कि बार बार धक्का मार के इसको ठोक ठठा के रोक के रखा। और अब तो इस पर बात ही होनी बंद होती जा रही कि नहीं, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि सर्व समाज का कल्याण हो, उसमें हमारे कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहां तो वेलफेयर स्टेट को ही डिमोलिश करके रख दो, पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दो चीजों को, तो फिर बचेगा उसमें क्या? कहां से आरक्षण के भग्नावशेष ढूंढते रहोगे आप? तो इसलिए इस सिस्टम को बचाना बहुत जरूरी है। हमारे पुरखों ने जो हमें सौंपा है लोक कल्याणकारी राज्य, ये संविधान रहेगा, ये जमहूरियत रहेगी, ये स्टेट रहेगा, तभी हम किसी भी तरह के हेजेमनी को डिफाई कर पाएंगे, चैलेंज कर पाएंगे। अब अनिल चमारिया जी बहुत मौलिकता के साथ कुछ बातें हमारे बीच रखते रहे। उनकी एक बात मुझे लगता है कि हम सबको गौर करना चाहिए उस पर। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, यह जो उसकी ताकत से नेता बनने वाला जरूरी नहीं कि समाज में बदलाव का भी सारथी साबित हो। इसलिए टेक्नोलॉजी और सोशल प्रोडक्शन में, सामाजिक उत्पादन में विभेद करना सीखना चाहिए। अभी क्या है, अभी पूरी तरह से सियासत की प्रकृति को ही बदल के कुचल के रख देने में कुछ लोग जुटे हुए हैं। अब जिसका एक किसी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में जिसकी कोई हिस्सेदारी नहीं, वो सीधे मुख्यमंत्री पद का दावेदार और उम्मीदवार के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। मैंने इंग्लैंड में बैठी हुई कोई लड़की जिसको राजनीति से नफरत है और वो बिहार को बदल के रख देना चाहती हैं। अब कितना कंट्राडिक्शन है। तो इसलिए कुछ अच्छे भले लोग राजनीति में आए। आज हमको मालूम है कि कोई लोहिया जयप्रकाश नहीं है, कोई चरण सिंह, कोई देवीलाल नहीं है जो किसी कायदे के आदमी को प्रमोट करे, उसके लिए स्पेस क्रिएट करे। अगर ये लोग नहीं होते तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी मुलायम सिंह जी होते, कभी लालू प्रसाद जी होते, कभी शरद यादव जेल में बंद और उनको जेपी ने उठा के उम्मीदवार बना दिया।
ये लोग कभी भारतीय राजनीति के मानचित्र पर सोच भी सकते थे? किस देश की दशा कभी तय करेंगे? तो इसलिए समय रहते हम लोग चेतें, समय रहते अपने आप को भी ठीक करें, और जब खुद को ठीक करेंगे और खुद की आंखों में आंखें डाल, खुद से आंखें मिला पाएंगे और आंखें में आंखें डालकर उन शोषणकारी शक्तियों से सवाल पूछने का साहस रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि सब कुछ बचा ले पाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, और आपके कुछ सवाल आए हैं अगर, तो मैं चाहूँगा कि करें। माइक ऊपर करो। अरे बहुत माफ़ी। राजेश बाबूराव, करें कि संजय रामचंद्र ढाकुलकर, जातिगत जनगणना होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार पर दबाव तो डाला ही जा सकता है, ये करें राजेश। देखिए, होगी नहीं होगी ये सब कुछ हम पर, हमारी पार्टी पर, हमारे लोगों पर निर्भर करता है, और अब तो बिल्कुल अंतिम चरण में है उसके नीतिगत फैसले। जो जातिगत जनगणना की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और जैसे मंडल रथ निकाला गया था वैसे ही एक जनगणना रथ निकाला जाए और पूरे भारत में उसको घुमाया जाए। इस तरह का प्रोग्राम अगर बनता है, और ये कोई एक पार्टी के बस की बात नहीं है, सारे सोशलिस्ट धड़े के लोग उसमें शामिल हों, तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि बात बन सकती है। उमेश जी कह रहे हैं वी वांट 52%, बिल्कुल सही बात है। 31 की जनगणना के मुताबिक भी यही आंकड़े थे पिछड़ों के लिए, और चूंकि 50% का उसमें एक्सीड नहीं कर सकता रिजर्वेशन सारे वर्गों का मिलाकर, इस तरह की एक बाध्यता थी, तो इसलिए बीपी मंडल जी ने यह कहा कि ठीक है हम 27% फिलहाल के लिए देते हैं, लेकिन ये तो बार हट गया है, ये 10% EWS को देकर, तो इसलिए बिल्कुल उस पर बात हो सकती है। और तमिलनाडु सरकार ने जो किया, अब जो भी तकनीकी परेशानी है वो सब इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तमाम तरह के रिजोल्यूशन विधानसभा भेजती ही रही है अलग अलग सूबों की। धर्मराज शास्त्री ने कहा है कि बी प्रिपेयर्ड टू लॉन्च नेशन वाइड मूवमेंट। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं धर्मराज जी। अब बिल्कुल सही आपने उमेश जी बताया है कि जजों की नियुक्ति लिखित प्रतियोगिता से हो, ये मांग हम सब की रही है। जुडिशरी में, अपर जुडिशरी में रिजर्वेशन की लालू जी भी करते रहे हैं, मुलायम जी भी, शरद जी भी, और बाकी तमाम लोग जो इन मूल्यों में भरोसा करते हैं। तेजस्वी जी ने भी कहा है, हाल में ही उनका मांग ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन, यूपीएससी जैसे है वैसे ही इसके लिए भी हो, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग। गणपति मंडल जी हैं, नमस्कार सर। सभी वर्गों और समुदायों को न्यायपालिका सहित जीवन के हर क्षेत्र में सरकारी हो या निजी भागीदारी देने का वादा करें, उसी को वोट दें। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, दुरुस्त। और कुछ मित्र हैं जो कुल मिला के तकनीकी दिक्कतें हुई हैं, आप सबको मैं क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों, हम सब इस संकट के वक्त में अपने आप को थोड़ा सा साहस के साथ और लोगों का भी ख्याल करते हुए एक तरह से हम समझते हैं कि अपने समाज और सियासत की स्वायत्तता को भी बरकरार रखने के लिए संघर्ष की बात करते रहें। ऐसे वक्त में भी जो लोग बहुत छिछली और उथली किस्म की राजनीति
को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ हर व्यक्ति से कि कभी किसी के प्रति जातिगत विद्वेष की भावना न पालें। हम सब मानव हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे समाज से गैर बराबरी मिटे, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, तभी हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, राजेश कह रहे हैं। और एक राजेश भाई हैं बक्सर से, एक इलाहाबाद से। बिल्कुल आबादी के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और जब तक उसके आंकड़े आ जाते हैं, अगर 2021 की जनगणना जातिवार हो जाती है तब तो एक फ्रेश डेटा, जब तक नहीं आता है तब तक जो हमारे पास 52% पॉपुलेशन अदर बैकवर्ड क्लासेज का है, 3743 जातियाँ उस वक्त मंडल कमीशन में शामिल थीं। और ये घटते बढ़ते रहती है संख्या। कई जगह तो सरकार बनने के बाद भी राज्य सरकार वहाँ पर अब शामिल कर देती है। कई बार अति पिछड़े से दलित में, पिछड़े को अति पिछड़े में, ये सब तो होता रहता है। तो 52% मोटा मोटी जो आंकड़े हैं उसको निश्चित रूप से भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त की चुनौतियों से जूझने में यही सदाकत और यही जज्बा हमारे काम आ सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत का लोकतंत्र।